हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है कोरवा जनजाति। छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों में से सर्वाधिक भिन्न जनजाति कोरवा जनजाति है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। देखिए, कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। कोरवा जनजाति सरगुजा संभाग में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। कोरवा जनजाति प्रमुखतः दो प्रकार की होता है। एक है आपका पहाड़ी कोरवा और दूसरा जो है दिहाड़ी कोरवा। पहला है पहाड़ी कोरवा और दूसरा है आपका दिहाड़ी कोरवा। देखिए, पहाड़ी कोरवा जो है ये पहाड़ों में निवास करने वाली जनजाति है। इनका जो निवास स्थान है वह कहाँ पर है? पहाड़ों में निवास करती है। और जो दिहाड़ी जो है ये मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। दिहाड़ी का मतलब होता है दिहा का मतलब होता है गांव, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास करते हैं, समतल भागों पर निवास करते हैं, यानी कि मैदानी भागों पर निवास करते हैं। पहाड़ी कोरवा का जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार कोरवा जनजातियों की जो जनसंख्या है पहाड़ी कोरवा का ये 40,000 से अधिक है। 40,000 से अधिक 2011 के अनुसार, आपका जनसंख्या के अनुसार। अगर हम वही बात करते हैं दिहाड़ी कोरवा की जनसंख्या के, तो दिहाड़ी कोरवा की जो जनसंख्या है यह आपका 1,30,000 के लगभग 1,30,000 की जनसंख्या दिहाड़ी कोरवा का जनजाति का संख्या है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीपीएससी वाइपम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि कोरवा जनजाति में से पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो वो आपका दिहाड़ी कोरवा की जनसंख्या सर्वाधिक है। दिहाड़ी का मतलब होता है गांव और ये मैदानी भागों पर निवास करने वाली जनजाति है। अब देखिए, हम बात करते हैं इनके जो भिन्नता है कोरवा जनजाति के, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कोरवा जनजाति जो है ये जो है देखिए, ये आपका हो गया ग्राम। देखिए, ये आपका बड़ा ग्राम और ये आपका हो गया छोटा ग्राम। ये आपका हो गया बड़ा ग्राम और ये आपका हो गया छोटा ग्राम। देखिए, कोरवा जनजातियों में एक प्रथा, एक मान्यता ये है कि जब कोरवा जनजाति और अन्य जनजाति जब निवास करते हैं, तब कोरवा जनजाति के लोग उसको कहते हैं बड़ा ग्राम या बड़ा गांव कहते हैं। तब की स्थिति में जब कोरवा जनजाति और अन्य जनजाति उनके साथ निवास करती है और एक ग्राम में रहते हैं, इसको बड़ा ग्राम कोरवा जनजाति के लोग कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ कोरवा जनजाति निवास करती है, उस गांव में केवल और केवल कोरवा जनजाति निवास करती है, उसको हम कहते हैं छोटा ग्राम। तो यहाँ पर कोरवा जनजाति क्या कहते हैं? छोटा ग्राम कहते हैं उस गांव को। अब देखिए, यहाँ पर जो उस ग्राम का जो मुखिया होता है, उस मुखिया को कहा जाता है लोटादार। उस पूरे ग्राम का मुखिया, वो बड़ा ग्राम हो या छोटा ग्राम हो, उस ग्राम के मुखिया को कहा जाता है लोटादार कहा जाता है। वही इस ग्राम का जो पंचायत होता है
यानी कि ग्राम पंचायत को कहा जाता है मैयारी। ग्राम पंचायत को कहा जाता है मैयारी के नाम से ये जाना जाता है, ग्राम पंचायत। और जब गांव में या आपका जब कोरवा जनजाति में ये मान्यता है कि अगर गांव में किसी के साथ मतभेद हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उस गांव को छोड़ देते हैं, उस गांव का बहिष्कार कर देते हैं। और जो कोरवा जनजाति है क्या हो जाती है, घुमंतु हो जाती है। घुमंतु हो जाती है यानी कि ये घूम घूम कर ये क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर ये निवास करती है। जैसे कि राजस्थान का घुमंतु जनजाति के समान इसका भी क्या हो जाता है, घुमंतु हो जाता है। अब देखिए, जो कोरवा जनजाति जो है, कोरवा जनजाति का जो हम सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं, इनका जो सामाजिक जीवन जो है आपका 42 जनजातियों में से बहुत ही ज्यादा इस जनजाति में भिन्नता है। किस प्रकार की भिन्नता है हम देखते हैं। सामाजिक जीवन, इस जनजाति की सामाजिक जीवन को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जनजाति जो है, यह हिंदू धर्म के अनुसार जो गोत्र होता है, ये जनजाति गोत्र को टोटम कहते हैं। यह जनजाति गोत्र को क्या कहते हैं, टोटम कहते हैं। टोटम या देवक भी कहते हैं। इनका कुल 5 गोत्र होता है। कुल 5 गोत्र होता है। पहला आपका है हसुआ। पहला है हसुआ। हसुआ यानी कि बांस। हसुआ यानी कि बांस। दूसरा आपका एरियावार। एरियावार यानी कि बैल। एरिया या वार यानी कि बैल। तीसरा जो है ये आपका है सामत। सामत एक वृक्ष होता है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। सामत आपका क्या है, एक वृक्ष है, सामत वृक्ष होता है। चौथा है मुड़िया यानी कि कुत्ते का सिर। और जो 5वां जो होता है ये होता है मीबू। 5वां जो होता है मीबू यानी कि चींटियों का मिट्टी का घर। चींटियों का मिट्टी का घर। तो देखिए, बड़ा अद्भुत इसका क्या है, गोत्र है। और इन जनजातियों में जब विवाह होता है तो यहाँ पर समगोत्र का विवाह वर्जित है, यानी कि निषेध है। और ये सभी जनजाति से लेकर हिंदू धर्म में आपका मिल जाएगा आपको। अब देखिए, इनका जो सामाजिक जीवन जो है, सर्वाधिक इसकी भिन्नता इनके मृत्यु संस्कार में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है इसका। देखिए, कोरवा जनजाति का जो मृत्यु जो है, देखिए जब इनका हम मृत्यु की हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत, देखिए कोरवा जनजाति में जब किसी व्यक्ति का मृत्यु घर में हो जाता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसमें घर में हो जाता है, तो जब किसी व्यक्ति का मृत्यु जब घर में हो जाता है तब उस घर के लोग क्या करते हैं, उस घर को छोड़ देते हैं अगर उसकी मृत्यु घर में हो जाए। और उनका मानना होता है कि ये पूर्वजों का क्या है, प्रकोप है। किसका प्रकोप है, पूर्वजों का ये प्रकोप है, इनका मानना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, यह जनजाति का जो है जिंदगी, जब किसी बच्चे का जब मृत्यु जब हो जाता है, जब किसी बच्चे का जब मृत्यु हो जाता है, तब उस बच्चे को, जब बच्चे का जब मृत्यु हो जाता है तब ये क्या करते हैं, ये इस जनजाति के लोग बच्चे को वट वृक्ष के नीचे दफनाते हैं। क्या करते हैं, दफनाने का कार्य वट वृक्ष के नीचे किसी बच्चे का अगर मृत्यु हो जाता है तब के स्थिति में। तीसरा जो है कि
इस जनजाति के जो लोग जो होते हैं, इसका जो मृत्यु की हमने बात की है, इसका जो आत्मवाद पर विश्वास करते हैं, यानी बहुत ही अंधविश्वास होते हैं कोरवा जनजाति के लोग। इस जनजाति के लोग जो है आत्मवाद पर विश्वास करते हैं। और चौथा है, ये मृत्यु से रिलेटेड नहीं है। जब प्रसव के समय में महिला प्रसव के समय में, देखिए इसमें क्या होता है, प्रसव के समय में उस महिला को एक अलग घर दिया जाता है, एक अलग घर, एक झोपड़ी दिया जाता है। इस झोपड़ी में वो महिला क्या करती है, वो 9 महीना उस घर में रहती है। इस झोपड़ी को कहते हैं कोरवा जनजाति के लोग कुंबा कहते हैं कोरवा जनजाति के लोग। इनके अलावा जो प्रसव करने वाली जो दाई होती है उसको कहा जाता है डोंगिन। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो पिछड़े क्षेत्र हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां तक डॉक्टर या हॉस्पिटल की जहां तक पहुंच नहीं पाती है, उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, दाई होती है जो महिलाओं का प्रसव का क्या करती है, इलाज करती है और बच्चे का सभी प्रकार का देखभाल सभी प्रकार का ये करती है। बच्चे का निकालने का कार्य दाई का ही यानी कि डोंगिन का ही कार्य होता है। और कोरवा जनजाति के दाई को क्या बोलते हैं, डोंगिन कहते हैं। हम बात करते हैं कोरवा जनजाति का विवाह के बारे में। देखिए, हमने सामाजिक जीवन के अंतर्गत हमने मृत्यु के बारे में हमने बात कर लिया, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग था, दिलचस्प था। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत विवाह। देखिए, इनका जो विवाह प्रक्रिया जो होता है 4 प्रोसीजर में होता है। पहला जो होता है मंगनी। देखिए, ये आपका विवाह नहीं है, इसमें वो कह रहा है ये एक विवाह प्रक्रिया है। मंगनी के बाद आपका होता है सूत बंधोनी के बाद होता है विवाह, और विवाह के बाद होता है गौना। मंगनी के अंतर्गत होता क्या है कि इसमें जो है लड़का जो है लड़की को मंगती है, यानी कि लड़का जो लड़की को देखने जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो लड़की को पसंद करने के बाद उसका मंगनी होता है। फिर मंगने के बाद लड़का और लड़की का रिश्ता फिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, सूत बंधोनी होता है। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में क्या होता है, सगाई होता है, सभी के धर्म में सगाई होता है। तो इसके लिए क्या होता है, सूत बंधोनी होता है, जिसको हम सगाई से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद विवाह होता है, फिर इसके बाद गौना होता है। तो विवाह और गौना को आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए, इनका जो विवाह किस प्रकार का विवाह है, वधु विवाह होता है। पहला जो है वधु विवाह, दूसरा है ढुकू विवाह, तीसरा है देवर भाभी विवाह, ठीक है। तो ये कुल तीन प्रकार का विवाह है। चौथा एक और है जिसको मंगनी विवाह के नाम से भी ये जाना जाता है। मंगनी विवाह अघन और माघ में किया जाता है। इस विवाह को गांव के लोग जो है मिलकर क्या करते हैं, मंगनी विवाह करते हैं। कोई गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार का क्या करते हैं, गांव के लोग जो है पूरे उनका सपोर्ट होता है, सहायता होता है उस परिवार के लिए, जिसको क्या कहते हैं, मंगनी विवाह। वधु मूल्य विवाह, इसमें होता क्या है कि जो लड़का है लड़की को शादी करने के लिए क्या होगा, रकम देगा, पैसा देगा, यानी कि मूल्य चुकाना पड़ेगा उस लड़की के लिए, तब जाकर क्या होगा, विवाह होगा। ढुकू विवाह यानी कि आपका
हठ विवाह। और जो देवर भाभी हुआ है, इसमें देवर भाभी का विवाह किया जाता है, यानी कि अगर उस भाभी का जो पति है, उस भाभी का पति का अगर निधन हो जाता है, तब उसका जो बड़ा भाई का जो छोटा भाई है, छोटा भाई क्या करता है, यानी कि भाभी का देवर उस भाभी के साथ विवाह करते हैं। विवाह के बाद हम आते हैं इनके गीत के बारे में। देखें, इनका जो सामाजिक जीवन के अंतर्गत जब इनका जो विवाह होता है, तो इनका जो विवाह में एक प्रकार का गीत गाया जाता है, जिसको बोला जाता है डुमकिच गीत। कौन सा गीत? डुमकिच गीत गाया जाता है विवाह के समय में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरवा जनजाति के लोग विवाह के समय में कौन सा गीत गाया करते हैं, तो इसको बोलते हैं डमकिच गीत। और इसी समय में एक नृत्य किया जाता है, इसको बोला जाता है डमनच नृत्य। डमनच नृत्य किया जाता है विवाह के समय में, विवाह के समय में। तो ये आपको नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके बारे में खासकर पूछा जाता है। भय उत्पाद नृत्य भी इसको कहते हैं, कभी कभार ये भय उत्पाद नृत्य भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कोरवा जनजातियों का खान पान रहन सहन के बारे में। इनका जो खान पान रहन सहन जो है सामान्य है। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। यह शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। ये भी इनका जो पेय पदार्थ होता है वह क्या होता है? हड़िया होता है। लेकिन बाकी जनजातियों में जो हड़िया होता है वो आपको क्या होता है? चावल से बना पेय पदार्थ होता है। लेकिन इसका जो होता है मोटा अनाज का बना पेय पदार्थ होता है। हड़िया पेय पदार्थ जो कोदो और कुटकी से बनाया जाता है, यानी कि मोटा अनाज से बनाया जाता है। इनके अलावा ये चावल और मोटा अनाज का ये सेवन करते हैं, जैसे कि बाजरा, कोदो कुटकी, इनका ये सेवन करते हैं। अगर हम इनके पर्व की हम बात करें, त्योहार की अगर हम बात करें, तो इनका जो पर्व है, बहुत सारा पर्व है। जो इनका जो प्रमुख पर्व है, सबसे पहला इनका पर्व है नवाखाई। नवाखाई इनका प्रमुख पर्व है। इस पर्व में होता क्या है? जब नई फसल उगाई जाती है और जब वो फसल पक जाता है, तब क्या मनाया जाता है? नवाखाई त्योहार पर्व कोरवा जनजाति के लोग मनाते हैं। इनके अलावा सोहराई पर्व जो है दीपावली के बाद मनाया जाने वाला एक पर्व है, जो कार्तिक पक्ष के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। इनके अलावा सिंगरी पर्व में होता क्या है कि यह पर्व बड़ा ही दिलचस्प पर्व है। यह हर 5 वर्षों के बाद मनाया जाने वाला एक पर्व है, सिंगरी पर्व। इसमें होता क्या है कि इस पर्व में जो 5 वर्ष के बाद मनाए जाने के बाद यह पर्व में भित्ति चित्र का निर्माण किया जाता है। भित्ति चित्र का निर्माण किया जाता है घर के बाहर। और लास्ट जो आपका है, ये आपका है भेरसा। देखिए, भेरसा है क्या? भेरसा पर्व जो है ये जनवरी के माह में मनाया जाने वाला एक पर्व है। इस पर्व का महत्व होता है जब दलहन फसल जब पक जाता है, तब इस पर्व को मनाया जाता है भेरसा। तो ये तो हम बात कर लिया इसके सामाजिक जीवन के अंतर्गत इनके पर्व के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन के। कोरवा जनजाति के हम आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं, तो इनका जो आर्थिक जीवन है, जो एक कृषि जो करते हैं, कोरवा जनजाति के लोग जो है ये कृषि जो करते हैं, ये दहिया कृषि करते हैं। दहिया या दाह कृषि करते हैं। दहिया दाह जो है ये एक स्थानांतरण कृषि है।
स्थानांतरण कृषि है। इस कृषि के तहत यानी कि भूमि को बदल बदल कर कृषि किया जाता है। इस कृषि को दहिया या दाह क्यों दिया गया है? दाह यानी कि आग लगना। आग लगना क्या होता है? दाह का मतलब होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये दूसरे के खेत में, दूसरे के फसल में पेड़ को आग लगाया जाता है, अपने खेत पर आग लगाया जाता है और उसके बाद उस राख से क्या किया जाता है, उस फसल में इसका बुआई किया जाता है, जिसको कहते हैं दहिया या दाह कृषि। दाह कृषि जो एक स्थानांतरण कृषि है। इनके अगर हम देवी देवता की हम बात करें तो इनका जो देवी देवता होता है, इनका जो देवी है खुड़िया रानी। खुड़िया रानी को बहुत मानते हैं, बहुत अगाध प्रेम है खुड़िया रानी के लिए। और दूसरा जो है ठाकुर देवता। ठाकुर देवता इनका इष्ट देवता होता है। ठाकुर देवता क्या होता है? इनका इष्ट देवता होता है। और इनके अलावा ये माता शीतला को भी बहुत मानते हैं। माता शीतला को बहुत मानते हैं। तो ये आपका समाप्त हो गया आपका कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति के बारे में खासकर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। कोरवा जनजाति को कोलेरियन भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा यह जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला विशेष 5 पिछड़ी जनजातियों में से एक है आपका। 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है आपका कोरवा जनजाति।